आप लोग देख रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया, हाउ फ्रेंच केम टू इंडिया एंड हाउ दे बिल्ड देयर एम्पायर। सो देख लेते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंडिया में लास्ट में आने वाली कंपनी में से एक है। ये सबसे लास्ट में आती है और फिर क्या करती है ना, वहां पे फ्रांस में एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है कोलबर्ट। ये कोलबर्ट होता है लुइस 14 के दरबार में, ये उसका मंत्री होता है। इसी के सजेशन पे ये कंपनी यहाँ पे बनाई गई थी और लाई गई थी, है ना। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनती है और इसको पहली 50 साल के लिए मोनोपोली दी जाती है कि ईस्ट मिला के इंडिया के साथ ट्रेड करो, है ना। ये लोग आते हैं इंडिया में और इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री ये लोग सूरत में स्टैब्लिश करते हैं, है ना। और सूरत में कौन करता है, तो इनका एक गवर्नर होता है करण, तो ये करण करता है। फिर दूसरी फैक्ट्री ये लोग 1669 में मसूलीपट्टनम में स्टार्ट करते हैं। मसूलीपट्टनम आजकल हमें पता है कहाँ है, तो मसूलीपट्टनम हमें पता है ये आजकल आंध्र प्रदेश में है। अगली चीज देखते हैं, परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान टू एस्टैब्लिश चंद्रनगर नियर कलकत्ता। शाइस्ता खान बेसिकली मुगलों का एक दीवान टाइप बोल लो या एक लोकल राजा बोल लो, जो कि बंगाल का राजा था। उसने चंद्रनगर जो कलकत्ता के पास में है वहां पे परमिशन दे दी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भाई तुम चंद्रनगर बसा दो। तो चंद्रनगर एक इंपॉर्टेंट जगह रहेगी हमेशा से ही, किनके लिए, फ्रेंच के लिए। फिर 1674 में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी जो नाम की जगह है आजकल जिसको हम पुदुचेरी बोलते हैं, इसको फ्रैंकोइज मार्टिन नाम का बंदा होता है, फ्रांसिस होता है, ये भी फ्रेंच बंदा है और ये इसको स्टैब्लिश करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश राइवलरी कैसे स्टार्ट होती है इंडिया में और किस तरीके से फ्रेंच लोगों का सुपड़ा साफ कर देते हैं इंग्लिश लोग इंडिया में। तो हमेशा से ही फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन स्टेट के रूप में स्टैब्लिश रहे हैं यूरोप के अंदर, है ना। यूरोप में एक 7 ईयर वॉर होती है, उसमें भी इन दोनों की दुश्मनी देखने को मिली थी और उसका कारण था ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वॉर, है ना। पॉलिटिकली अनस्टेबल साउथ इंडिया को कर दिया था इन लोगों ने और साथ ही साथ साउथ में जो हैदराबाद राज्य था उसका भी डिक्लाइन हो जाएगा और साथ साथ मुस्लिम एक्सपेंशन भी खत्म हो जाएगा साउथ से, है ना। और इन दोनों के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करके आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। जो पहला कार्नेटिक वॉर होगा, कार्नेटिक एक रीजन है जो कि आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, प्लस इसमें पौंडीचेरी वाले कुछ एरिया है और साथ ही साथ तमिलनाडु का नॉर्दर्न कोस्टल एरिया है ना, उसको मिला के हम लोग कार्नेटिक एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वॉर होगी, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर कब होती है, तो 1740 में स्टार्ट होती है और 1748 में खत्म हो जाती है। इसका इमीडिएट काउज क्या था, मतलब उसी वक्त का काउज क्या था, तो इंग्लिश नेवी क्या करेगी, सीज कर लेगी फ्रेंच शिप्स को, है ना। फिर फ्रेंच क्या करेंगे बदले में, वो मद्रास को सीज कर लेंगे, फ्रेंच मद्रास को सीज कर लेंगे। रिजल्ट क्या होगा, फिर बाद में एक ट्रीटी करेंगे एक्सला कैपिले की और दो एक दूसरे की जो भी अलग अलग सीज की हुई टेरिटरी थी ये वापस लौटा देंगे। जो फ्रेंच लोग थे उनको नॉर्थ अमेरिका में उनकी जो टेरिटरी थी जो ब्रिटिश लोगों ने कब्जाई थी वो उनको वापस दे दी जाती है और ऐसे ही जो मद्रास जो ब्रिटेन का था वो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। तो ये ट्रीटी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये है कि बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ सेंट थॉमस एक इंपॉर्टेंट बैटल थी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्मॉल फ्रेंच फोर्स जो थी ना उसने जो नवाब ऑफ कार्नेटिक है उसको हरा दिया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
सेकेंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड ये है कि जो डुप्लेक्स नाम का गवर्नर है फ्रेंच का, वो ट्राई कर रहा था कि किस तरीके से हमारी पावर इंक्रीज हो जाए इंडिया में, है ना। और इसके लिए उसने काफी सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। उन टैक्टिक्स के चक्कर में ये फ्रेंच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रनाश होगा और वो खत्म हो जाएंगे इंडिया से। इमीडिएट काउज क्या है कि जो निजाम उल मुल्क जो कि हैदराबाद का नवाब हुआ करता था, उसकी मौत हो जाती है। और फिर वहां पे सक्सेशन का कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला सुल्तान कौन बनेगा, है ना, अगला रूलर कौन बनेगा, इसको लेकर डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। दो अपोनेंट आएंगे इस तरीके से, है ना, वो दोनों लड़ाई करेंगे। फिर एक साइड हो जाएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे की साइड हो जाएगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो इसका रिजल्ट निकलेगा कि भाई ये डुप्लेक्स जो है ना, इसकी वजह से कई सारी टेरिटरी ये लोग हार गए, है ना, और ब्रिटिश के कब्जे में आ गई टेरिटरी। तो डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं। कहाँ बुला लेते हैं? तो फ्रांस नाम की देश में दोबारा वापस बुला लेते हैं और एक नए बंदे को भेजते हैं, उसका नाम है गोदेह्यू। अब वो आता है और वो आते ही नेगोशिएशन स्टार्ट करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और नॉन इंटरफेरेंस का पैक्ट साइन होता है इन दोनों के बीच में। इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? इंडियन अथॉरिटी स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन यूरोपियन पावर, क्योंकि इस वॉर में क्या हुआ था कि दोनों साइड जो ये क्लेम करेगी थी कि अगला राजा मैं बनूंगा हैदराबाद का, उसकी एक साइड तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी और दूसरी साइड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई थी। इसकी वजह से इंडियन फोर्सेस और इंडियन जो राजा थे वो एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक तरीके से निर्भर हो गए थे कि वो अपनी आर्मी हमको देंगे, है ना, और उनकी वजह से हम लोग जीतेंगे। और इससे ही लाभ हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अल्टीमेटली लाभ होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही। तो अगली चीज देख लेते हैं। जो थर्ड कार्नेटिक वॉर होगा वो 1758 से 1763 तक होगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि फ्रांस में 7 ईयर वॉर चल रहा था, है ना, 1756 से 1763 तक। उसी को लेकर यहां भी युद्ध होगा, है ना। तो इसके कॉजेज देख लेते हैं। जो फ्रेंच लोग होते हैं ये क्या करते हैं, फोर्ट सेंट डेविड इसको कब्जा लेंगे, है ना। फिर बैटल ऑफ वांडीवोर्थ होगी 1760 में, है ना। इससे क्या होगा, ये बहुत डिसाइडिंग बैटल होती है, इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। ब्रिटिश सिर्फ जीतेंगे ही नहीं, वो एक इंपॉर्टेंट जगह होती है जिसको बोलते हैं झिंझी, उसको भी कब्जा लेते हैं। और माहे नाम की जगह होती है, ये भी कब्जा लेते हैं, जो कि पहले फ्रेंच टेरिटरी हुआ करती थी, है ना। रिजल्ट क्या होगा, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होगी, है ना। ये उधर यूरोप में साइन हो रही है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, है ना। इससे क्या होगा, टेरिटरी एक दूसरे को दोबारा वापस दे दी जाएंगे, जो ले ली गई थी, है ना, जो युद्ध में जीत ली गई थी एक दूसरे के द्वारा, वो वापस दे देंगे। फिर क्या होगा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो इंडिया में था ना, वो एक तरीके से पूरी तरह एंड होने को आ गया था, है ना, इस युद्ध के बाद। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इंडिया वुड फॉल अंडर यूरोपियन रूल रिगार्डलेस ऑफ विक्टर। मतलब इंडिया एक तरीके से पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गया था यूरोपियन रूल के ऊपर, है ना। अब यूरोपियन रूल के अंदर आ गया था, क्योंकि 1757 में हम लोग वैसे ही प्लासी के वॉर में बंगाल हार चुके थे। 1760 में और कुछ एरिया फ्रेंच लोग जो थोड़े बहुत पावरफुल थे वो भी हार गए, और बहुत सारे एरिया जो साउथ में थे उस पर भी कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो हम नेक्स्ट पे आ गए हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इंग्लिश सक्सेस। ये अंग्रेज लोग जीतते क्यों हैं? फ्रेंच हार जाएंगे, डच हार जाएंगे और बाकी बहुत सारी कंपनियां, डेनिश हार जाएंगी, है ना, नीदरलैंड हार जाएगा, है ना। सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे इतना कब्जा कैसे जमा लेती है? फिलहाल हम फ्रेंच और इंग्लिश की ही बात करें, पर ये सब पे ही एप्लीकेबल होगी, है ना। क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी होने के चक्कर में डिसीजन ये जल्दी लेते थे, और दूसरी कंपनी क्योंकि ज्यादातर उनमें से गवर्नमेंट कंपनियां थी, तो वहां पे लेथार्जिक होकर काम करते थे, रेट टेपरिज्म ये सब हुआ करता था, तेज काम नहीं चलता था। फ्रांस वाली गवर्नमेंट पे, फ्रांस वाली जो कंपनी थी उस पे फ्रेंच कंट्रोल हुआ करता था, फ्रेंच स्टेट का, वहां के राजा का कंट्रोल हुआ करता था। इंग्लिश नेवी जो थी वो ज्यादा सुपीरियर थी फ्रेंच नेवी के मुकाबले। साथ ही साथ जो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास फ्रेंच, है ना, ये सब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। फ्रेंच के पास ओनली पौंडीचेरी था, है ना। अब देखो
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे टेरिटरी को जीत चुकी थी और वहां से वो रिवेन्यू भी ले रही थी, है ना। अब रिवेन्यू लेने के चक्कर में ये हुआ कि उनके पास बहुत सारा बैग भर भर के, बोरी भर भर के पैसा आ रहा था वॉर लड़ने के लिए, है ना। पर इनके पास तो इतने पैसे नहीं है ना, इसलिए ये हारेंगे, है ना। अब देखो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरी एक्वायर करने पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, है ना। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड और कॉमर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसके बाद उसके बेसिस पे बाकी चीजों को जीता, क्योंकि भाई वॉर करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है ना, और वो ट्रेड से ही आएगा। ब्रिटिश हैड सुपीरियर कमांडर्स, मतलब बोला जा रहा है कि ब्रिटेन के पास अच्छे लड़ाके थे, है ना। उनके गवर्नर अच्छे थे, उनके सोल्जर अच्छे थे, है ना, उनके ऑफिसर अच्छे थे, आर्मी के, है ना, नेवी के भी, है ना। पर जो ये डुप्लेक्स था, इनने अपनी नीतियों के चक्कर में डुबा दिया एक तरीके फ्रेंच को, है ना, और गोदहिल को आकर नेगोशिएशंस करनी पड़ी थी, है ना। तो इसके में ना एक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप की थोड़ी कमी थी फ्रेंच वालों में। तो ये हमने देखा, है ना। ये हमने इस वीडियो में बात की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की और किस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, यहाँ ट्रेड किया, वॉर लड़े और वॉर में वो अंततः हार गए, है ना। किससे हार गए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। और ये यहाँ पे छोटे मोटे पैचेस में रह जाएंगे, पौंडीचेरी वाला एरिया रह जाएगा, कराईकाल वाला एरिया रह जाएगा, माही वाला एरिया रह जाएगा और यनम वाला एरिया रह जाएगा। इनके पास बाकी कुछ नहीं रहने का इनके पास। यही था इस वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।